हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हिंदुओं पर भारत से रार। अब बांग्लादेशी सेना से कहा मोहम्मद यूनुस ने कि युद्ध के लिए रहो तैयार। आखिर कौन सी नई साजिश रच रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस? जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है बांग्लादेशी सैनिकों से। तो वहीं आपको बताएंगे दूरी बढ़ाने में जुटे यूनुस ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले 50 बांग्लादेशी जजों का कार्यक्रम ही कर दिया रद्द। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। कहा कश्मीर आज का दिन नहीं भूल सकता। जी हां, दुनिया भर से भारत को घेरने की कर दी अपील। बताएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की ये कौन सी है नापाक हरकत। तो वहीं क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? पीओके में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। करगिल तक मार्च का सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, क्या रही वजह है? अचानक कैसे चिंगारी भड़क उठी पीओके में दोस्तों? तो वहीं आपको बताएंगे अब भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों। और क्या अब बिलावल भुट्टो देने वाले हैं शहबाज शरीफ को बड़ा झटका? क्या गिर जाएगी शहबाज शरीफ की सरकार? सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां नई साजिश रच रहा बांग्लादेश सेना से कहा मोहम्मद यूनुस ने कि जंग के लिए रहो तैयार। बता दें कैसे हिंदुओं पर भारत से लड़ाई के बीच रार के बीच अब बांग्लादेशी सेना से मोहम्मद यूनुस ने बड़ी तैयारी करने को लेकर कहा है। आपको बता दें बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते पिछले साल अगस्त से पटरी से उतर चुके हैं। बांग्लादेश लगातार भारत को असहज करने वाला बयान देता रहता है। इस बीच देश के मुख्य सलाहकार इतने बौखला गए हैं कि अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करने के लिए कह रहे हैं। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना के जवानों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि वो आज राजबारी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में सेना के 55 इन्फेंट्री डिवीजन की ओर से आयोजित सेना युद्धाभ्यास 2024-25 को देखने के बाद बोल रहे थे। जी हाँ, यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की सेना राष्ट्र के लिए गौरव और विश्वास का स्थान है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सेना के सदस्यों को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बांग्लादेशी सेना के जवानों को नए तकनीक और ट्रेनिंग में कुशल होने की सलाह तक दे दी। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारत को असहज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस दौरान देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चुप्पी भी साध ली। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब होने लगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दे भारत विरोधी लगातार कदम उठाते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले 50 बांग्लादेशी जजों का कार्यक्रम कर दिया रद्द दोस्तों। रविवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछली अधिसूचना के रद्द करते हुए भारत में ट्रेनिंग लेने जाने वाले 50 जजों के निर्धारित कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। कानून मंत्री ने ज्यादा कोई जानकारी दिए बिना कह दिया कि अधिसूचना रद्द कर दी गई है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी न्यायालय के निर्देश के मुताबिक ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। जजों के निर्धारित करने का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश संघवाद संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि निचली अदालतों के 50 जज 10 फरवरी से भारत के मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय न्याय अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम और ट्रेनिंग का खर्च भारत सरकार वहन करने वाली थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यक्रम के तहत चयनित ट्रेनी जजों में जिला एवं सत्र जज या इसके समकक्ष अधिकारी, एडिशनल जिला एवं सत्र जज, वरिष्ठ सहायक जज और सहायक जज शामिल थे। हालांकि अब ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस एक दिन भी नागा नहीं जा रहा कि जिस दिन वो भारत खिलाफी फैसले ना ले रहे हों। और लगातार वो पाकिस्तान और चीन से कांटेक्ट को और नजदीकियों के साथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं और भारत को उतनी ही तेजी से दुगनी तिगनी स्पीड से दूर करता नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते कि बहुत जरूरी है बांग्लादेश में चुनाव होना और फिर से शेख हसीना की सरकार बनना, तो कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि फिर से शेख हसीना की सरकार बने बांग्लादेश में? बताना मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए जरूर लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा ऐलान। दुनिया से भारत को घेरने की कर दी अपील। कह दिया कश्मीर आज का दिन कभी नहीं भुला सकता। जी हाँ,
आखिर क्या है ये खबर, आपको बता दें। पाकिस्तान में आज यानी 5 जनवरी 2025 को कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय दिवस मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए और एक बार फिर जन्म संग्रह का राग अलापा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में रहा है। उन्होंने कहा कि हम आगे भी राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कश्मीरियों का समर्थन करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के ही दिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने उस ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया था जो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जन्म संग्रह की गारंटी देता है। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्णय का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक प्रमुख सिद्धांत है और संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल आत्मनिर्णय के कानूनी अधिकार की वकालत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कश्मीर के लोग 7 दशकों से इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं पाए हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने वादों पर खरा उतरे और ऐसा कदम उठाए जिससे जम्मू कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को तत्काल रोकने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की बहाली करने को लेकर वैश्विक समुदाय से अपील की है। जी हाँ, यानी कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा शहबाज शरीफ और दुनिया से गुहार लगा रहा है कि वो भारत पर एक्शन ले। ऐसे में ये नियम ही है कि जो देश दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद ठीक स्थिति में नहीं रहता और यही हाल पाकिस्तान का है कि आज वो इतना ज्यादा गर्त में जा चुका है कि वो ऊपर उठने की सोचे तब भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, टुकड़े टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। दोस्तों, पीओके में विरोध प्रदर्शन इतनी तेज हो चुकी है, कारगिल तक मार्च का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार बेरोजगारी, भूखमरी दूर करने में विफल रही है। इस कारण वहाँ हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। बीते कुछ दिनों से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बिजली और बुनियादी सुविधाओं को बहाली करने की मांग को लेकर नागरिक भीषण ठंड के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा क्योंकि सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई है। इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान के मानवाधिकार नेता शब्बीर मैयर ने ऐलान कर दिया है कि वे कारगिल तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार होगी। शब्बीर ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से मुझे नजरबंद किया गया था, आज मुझे चेकअप के सिलसिले में बाहर जाना था, मुझे पाकिस्तान की तरफ जाना था तो मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे 7:30 बजे वहाँ बीच में रोक दिया गया। जब मैंने पूछा तो बोला गया कि ऑर्डर आया है, आपकी जिंदगी भी खत्म हुई तो भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों उनको नजरबंद कर दिया गया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का मन बना ही लिया है। जो हरकतें हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट की, ऐसे में अब पीओके की जनता शहबाज को घुटनों पर लाकर बैठा ही देगी। तो वहीं बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि चीन और भारत के साथ मजबूत हैं हमारे रिश्ते। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि उनकी हालिया चीन यात्रा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक ने नेपाल के भारत और चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। ओली ने कहा कि इन यात्राओं और बैठकों ने नेपाल के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये बयान ललितपुर में पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में राजनीतिक रिपोर्ट पेश करते हुए दिया। उन्होंने अपनी विदेश नीति के बारे में बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नेपाल एक संतुलित विदेश नीति अपनाएगा जिसमें सभी देशों के साथ दोस्ताना और समान लाभ के आधार पर संबंध स्थापित किए जाएंगे। जी हाँ, ओली ने आगे कहा कि नेपाल के विदेश नीति का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ बहुआयामी कूटनीति को बढ़ावा देना है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है। उनका मानना है कि इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नेपाल को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना होगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली बहुत बड़ी धमकी। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा विवाद बड़ा मुद्दा रहा है जो अब हाल के दिनों में और भी अधिक प्रोफाउंड यानी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बीच पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एक हिस्से वखान पर कब्जा करने की बात चल रही है जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत
भारत की जिक्र करके पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता इतनी खराब है कि वो वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। इतिहास पाकिस्तान की सेना के नाम युद्ध में खराब रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वो हार चुका, यानी पाकिस्तान वो हार गया। 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इस तालिबानी उप विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी और एक बार फिर वो मुद्दा याद दिला दिया जो पाकिस्तान को आईना दिखा देगा कि वो कहां पर लाइक करता है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान से ही खबर आ रही है जहां पर टीटीपी ने प्रधानमंत्री सहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को दे दी बड़ी धमकी। जी हाँ, पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने देश की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टियों को उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए सरकार में उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। टीटीपी ने एक बयान जारी करके देश में सत्तारूढ़ दलों खासकर PMLN और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दी है और उनसे सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करने को कहा है। वहीं बता दें, भारत को तेल बेचने के लिए बेताब हुआ ईरान, रशिया का दिया हवाला। क्या ट्रंप युग में मोदी सरकार लेगी बड़ा फैसला? बता दें, ईरान और भारत के बीच सदियों से कारोबारी संबंध रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ये संबंध तब रुक गए जब अमेरिका ने एक तरफा परमाणु समझौते से हटने के बाद ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ईरान भारत के साथ तेल की बिक्री फिर से शुरू करने और गैर ऊर्जा क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2018 में ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे और उसके बाद भारत को मजबूरन ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा था। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर गुरुवार को कहा कि 2018 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले भारत के साथ हमारे अच्छे आर्थिक संबंध थे। हमें लगता है कि प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए भी व्यापार के अवसर हैं। हमारा तेल निर्यात प्रतिबंधों के अधीन है, इसीलिए हमें भारत के साथ इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। चाबहार बंदरगाह ने भारत और ईरान को करीब ला दिया है। ये भारत को मध्य एशिया और रशिया तक पहुंच प्रदान करता है। हम अपने भारतीय सहयोगियों के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस ट्रंप के युग में मोदी सरकार ये फैसला ले पाएगी? क्या है आपका जवाब, बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, भारतीय मूल के 6 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी संसद में ली शपथ। पहली बार रचा गया इतना बड़ा इतिहास। दोस्तों अमेरिका की राजनीति में भारतीयों का लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है और इस बार एक नया इतिहास रचा गया है। शनिवार 4 जनवरी को 6 भारतीय अमेरिकियों ने पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इन 6 नेताओं ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के लिए हुए चुनावों में जीत हासिल की थी। ये मील का पत्थर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अल्पसंख्यक जातीय समुदाय के लिए अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। साथ में वे अनौपचारिक समोसा कॉकस बनाते हैं। दोस्तों समोसा कॉकस का सबसे पहले इस्तेमाल राजा कृष्ण मूर्ति जी ने किया था, जिन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की है। और ये शब्द कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के सदस्यों के समूह को संदर्भित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2023 में अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी, उस वक्त अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने भी समोसा कॉकस का जिक्र किया था। वहीं बता दें, क्या राफेल फाइटर जेट खरीदना साबित हुआ घाटे का सौदा? पूर्व मार्शल ने MMRCA डील पर भारत के फैसले को क्यों कह दिया बलंडर? बता दें, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चीनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर काफी चर्चा की जा रही है, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ साथ कई भारतीय विश्लेषक भी चीनी लड़ाकू विमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बात को नकारना मुश्किल है कि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में हुई गड़बड़ियों ने भारतीय वायुसेना को परेशान कर दिया है। एयर मार्शल M मथेश्वरण रिटायर्ड, जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स के लिए 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर प्रक्रिया में काम किया था, उन्होंने इस डील से भारत सरकार के हटने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लंबी अवधि के अधिग्रहण प्रक्रिया के बावजूद अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाना सही फैसला नहीं था। तो वहीं बता दें, भारत और बांग्लादेश की तल्खी के बीच बड़ा निर्णय, 6 बोट और 95 भारतीय मछुआरों की वतन वापसी। जी हां, बांग्लादेश में मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर कड़ी आलोचना के बीच भारत के साथ एक अहम आदान प्रदान हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के मछुआरों की वतन वापसी हो रही है। दोनों देश के बीच ताजा समझौता मानवीय सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश देशों के बीच आदान प्रदान पहल के माध्यम से इन घटनाओं का समाधान, सीमा से संबंधित ऐसी गलतफहमियों को कम करने और आपसी सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं आपको बता दें, चीन में HMPV वायरस
वायरस का कहर, चौकन्नी हुई दिल्ली, कहा तुरंत रिपोर्ट करें, अलर्ट पर रहें अस्पताल। जी हां, चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के फैलने से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लक्षण फ्लू जैसे हैं जो कोविड-19 के समान है। इस पर दुनिया के अलग अलग देश नजरें बनाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं। वहीं इसको लेकर अब दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी रविवार को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और अन्य श्वसन वायरस से संबंधित होने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एक बयान के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को दिल्ली में श्वसन संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे IHIP पोर्टल के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी CEC नासिर उद्दीन ने कहा कि 18 करोड़ लोगों को वोटिंग के अधिकार से रखा गया वंचित। जी हां, बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC M नासिर उद्दीन ने रविवार को कहा कि देश में करीब 18 करोड़ लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। चुनाव आयोग उनका यह अधिकार वापस करना चाहता है। नासिर उद्दीन ने चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इतने लंबे समय तक मतदान के अधिकार से वंचित रहे लोगों का अधिकार वापस करना चाहता है। वहीं बता दें, भारत बांग्लादेश तनाव के बीच मरीजों का इलाज कराना हुआ बहुत मुश्किल। वीजा प्रतिबंधों से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे लोग। जी हां, भारत और बांग्लादेश के खराब होते हैं संबंधों का असर न सिर्फ व्यापार पर पड़ा है बल्कि बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए आने वालों पर भी पड़ा है। इसका उदाहरण है मोहम्मद नूरी आलम। बीते साल सितंबर में ढाका मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनको बताया कि उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है जो बांग्लादेश में उपलब्ध ही नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नूरी आलम का इलाज कराने के लिए उनकी पत्नी खदीजा खातून ने उनको हैदराबाद में एशियाई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संस्थान में दिखाने के बारे में सोचा। यह संस्थान कई बांग्लादेशी रोगियों के लिए विश्वसनीय जगह है, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें यात्रा के लिए वीजा नहीं मिला। कारण यह है कि अगस्त में शेख हसीना को ढाका से हटाए जाने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश में वीजा संचालन में काफी कमी की है। तो वहीं आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने पर भारत ने खड़े कर दिए सवाल। चीन ने कहा नहीं होगा कोई नुकसान। जी हां, चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग तसांगपू यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे मेगा हाइड्रो पावर डैम पर भारत की ओर से चिंता जताई गई है। भारत की ओर से कहा गया है कि चीन की इस परियोजना से निचले बहाव वाले देशों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। वहीं इस मामले पर अब चीन की ओर से सफाई सामने आई है। बीजिंग ने कहा कि इस परियोजना का दशकों के विस्तार के साथ अध्ययन किया गया है। चीन की ओर से कहा गया है कि इस परियोजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ इसका निचले बहाव वाले देशों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने इस परियोजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं वॉशिंगटन से शनिवार को आई रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 5 से 6 जनवरी को अपनी भारत यात्रा के दौरान इस डैम के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। जैक सुलिवन भारत यात्रा के दौरान भारत के NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे और एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें, म्यांमार ने स्वतंत्रता दिवस पर हजारों कैदियों को किया रिहा। जी हां, म्यांमार की सैन्य सरकार ने शनिवार को ब्रिटेन से आजादी की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामूहिक माफी के तहत 6000 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया है और अन्य कैदियों की सजा कम कर दी है। जेल में बंद सैकड़ों राजनीतिक बंदियों में से कुछ कैदियों को इसके तहत माफी मिली है। सैन्य शासन के विरोध पर इन लोगों को जेल भेजा गया था। फरवरी 2021 में आंग सान सूची की निर्वाचित सरकार को बेदखल करके सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सैन्य शासन को बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो इसके बाद एक व्यापक सशस्त्र संघर्ष बन गया। वहीं आपको बता दें, जॉर्ज सोरस को मिला अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान तो भड़के एलोन मस्क ने खोल दिया मोर्चा। जी हां, राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस पर एलोन मस्क ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एक त्रासदी बताया। मस्क ने दावा किया है कि सोरोस मूल रूप से मानवता से नफरत करते हैं। एलोन मस्क के बाद रिपब्लिक पार्टी के नेताओं ने भी बाइडेन के फैसले का विरोध किया। GOP नेता निक्की हेली ने इसे अमेरिका के चेहरे पर और एक थप्पड़ बताया और बाइडेन के राजनीतिक एजेंडों की आलोचना की। वहीं आपको बता दें, S-500 तैनात करने जा रहा है रशिया। अब नाटो की खैर नहीं। जी हां, यूक्रेन और नाटो से बढ़ते खतरों के बीच रशिया पहली बार अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथीसियस की पहली रेजिमेंट को तैनात करने जा रहा है। यह घोषणा 18 दिसंबर को विदेशी राज्यों के सैन्य अताशे के लिए एक ब्रीफिंग के दौरान रूसी संघ के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने की। गेरासिमोव ने कहा कि नया S-500 सिस्टम
सिस्टम स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है, एबल है। इसके अलावा ये रशिया की व्यापक रक्षा रणनीति में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की कमी को हल करने में सक्षम S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट का गठन पूरा हो रहा है। दोस्तों वहीं बता दें, दूसरी ओर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बड़ा दावा किया है कि रशिया ने सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, प्रतिबंध और सख्त करने का कर दिया आह्वान। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पिछले सप्ताह कीव पर 103 शाहिद ड्रोन और 600 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा मॉस्को ने कई निर्देशित हवाई बम और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें दुनिया भर से मंगाए गए 50,000 से अधिक घटक शामिल थे। दोस्तों वहीं आपको बता दें, परिवर्तन रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही, आप दान नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोहिणी जापानी पार्क में भाजपा की परिवर्तन रैली में शामिल हुए। भाजपा की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है कि आप दान नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जी हाँ, यानी आम आदमी पार्टी दान नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दोस्तों भाजपा की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को एक मौका दें। भाजपा ही दिल्ली का विकास कर सकती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली ने जो सरकारें देखी हैं वो आप दा से कम नहीं है। अब दिल्ली में केवल यही सुनने को मिलता है कि आप दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली विकास चाहती है और दिल्ली की जनता को भाजपा पर भरोसा है। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार झंडा गाड़ पाएगी बीजेपी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में? जो भी आपकी राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी पर केजरीवाल ने भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को गाली जरूर दें, लेकिन दिल्ली के विकास की भी बात करें। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दी। केजरीवाल के मुताबिक पीएम के भाषण से देश के लोग एक विजन की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको इस बार भी निराशा हाथ लगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है। प्रधानमंत्री हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव में चुनाव के अंदर झूठे वादे करके जाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री अगली बार आकर भाषण दे तो बेशक आपको यानी आम आदमी पार्टी को 25 मिनट गाली देते, लेकिन अगले 4 मिनट दिल्ली के विकास पर बात करें। इससे दिल्ली वालों का भला होगा। केजरीवाल ने पीएम से पुराने वायदे पूरे करने की भी अपील की है। यानी कि दोस्तों विपक्ष अपना पूरा कार्य करता नजर आ रहा है, उनका काम होता है। जानते ही आप, पक्ष में बैठी सरकार को घेरना, और वाकई में केजरीवाल विकास की बात करने के अलावा पीएम मोदी पर ही वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, महाकुंभ में भी किसी भी राज्य का हो आपके पास कार्ड, मेला क्षेत्र में मिलेगा राशन, एक देश एक कार्ड के तहत मिलेगा अनाज। दोस्तों महाकुंभ अगर आप भी आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के पास कार्ड है तो राशन के लिए भटकना नहीं होगा। किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत महाकुंभ में राशन मिलेगा। खास बात यह है कि कार्ड धारक आंशिक तौर पर भी राशन ले सकेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार की योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो मुफ्त चावल और गेहूं दिया जाता है। महाकुंभ में 5 लाख से अधिक कल्पवासियों के आने की उम्मीद है। इसके अलावा हजारों की संख्या में श्रमिक एवं स्वच्छता कर्मी भी महाकुंभ में कार्यरत है। जी हाँ, ऐसे में जो इन खबरों को देख रहे हैं दोस्तों, क्या आप भी महाकुंभ में जाने वाले हैं या आपके परिवार से कोई भी महाकुंभ में जाने वाला है? तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ ये थे भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।